बच्चों जय हिंद। बच्चों आज हम यहाँ पे रसायन विज्ञान का जो पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो हेडिंग होगी वो होगी अभिक्रिया की। अभिक्रिया किसे कहते हैं? यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग होगी रिएक्शन, अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्शन और हिंदी में अभिक्रिया। तो वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संघटन, गुणों और संरचना में परिवर्तन होता है अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के गुणों, संघटन एवं संरचना में परिवर्तन होता है अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल यहाँ पे जो बात करनी है वे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले इसमें से रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनमें से परमाणु के वाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं में, ये यहाँ पे नोट आप लिख सकते हो, नोट रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु के वाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ये आपको याद रखना होगा। जब हम यहाँ पे कोई भी तत्व अगर लेंगे तो उसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे वही इन पर भाग लेंगे। तो अभिक्रिया के विवरण को संक्षिप्त रूप में लिखने को शब्द समीकरण कहते हैं। किसी अभिक्रिया के विवरण को संक्षिप्त रूप में लिखने को शब्द समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे डाल सकते हैं आप शब्द समीकरण, और इसको कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा कंकाली समीकरण जिसे कहा जाता है। अगर यहाँ पे कोई नाम लिख दिया जाए और उसके बाद 3 का चिन्ह लगा के इसको आगे हम यहाँ पर अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वे उत्पाद कहलाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे अभिक्रिया के विवरण को संक्षिप्त रूप में लिखने को अभिक्रिया के विवरण को संक्षिप्त रूप में लिखने को शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लिया कि हमें यहाँ पे दिया गया है अमोनिया, ये अमोनिया हमें प्राप्त करना है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन
कि पारस्परिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पे अमोनिया गैस प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा नाइट्रोजन और प्लस यहाँ पर हमने क्या लिखा, हाइड्रोजन। इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है यहाँ पे हमें प्राप्त क्या होता है, अमोनिया। और ये यहाँ पे जो आपको दिया गया है इसे ही आप कहेंगे शब्द समीकरण, क्योंकि यहाँ पर रासायनिक जो इनके अनुसूत्र होते हैं उनको न लिखकर उनका जो नाम होता है उसको लिख दिया जाए तो ये जो हमें प्राप्त होगा इसको हम क्या कहेंगे, शब्द समीकरण। अब जैसे यहाँ पे और साथ में इसे ही कहा जाता है कंकाली समीकरण भी कहते हैं। यहाँ पर ये जो आपको दिया गया है यहाँ पे इसको चाहे आप लिखें शब्द समीकरण या इसका दूसरा नाम है कंकाली समीकरण। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कभी कभी 1 नंबर पे पूछ लिया जाता है कि ये जो है इसको आप यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखिए। तो जैसे ये यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे जब हम कभी भी रसायन विज्ञान में अभिक्रियाओं को लिखते हैं तो अनुसूत्र से लिखना ही सबसे सही तरीका होता है। जैसे नाइट्रोजन दिया गया है तो आपको नाइट्रोजन जो होता है वो द्विपरमाणुक होता है, यहाँ पे आपने क्या लिखा, N2 लिखा। हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, H2 होता है। और जब इन दोनों की पारस्परिक अभिक्रिया होती है यहाँ पे आपको अमोनिया गैस प्राप्त होती है, जिसका सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। अब इसमें से इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब हम कोई भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो अभिक्रिया के पूर्व तत्वों के जो जितने परमाणु होते हैं अभिक्रिया के पश्चात भी उतने ही होने चाहिए। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे आपको दिया गया, पहले तो हम यहाँ पे इसको संतुलित कर लें। जब समीकरण आप लिखेंगे तो सबसे पहला कार्य, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे समीकरण होते हैं जो तुरंत रिएक्शन को लिखने पर ही संतुलित प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर समीकरणों को आपको संतुष्ट करना होता है। तो इसके लिए जैसे यहाँ पे दिया गया नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं अभिक्रिया के पूर्व, और यहाँ पर जो दिया गया कितने परमाणु, 1 परमाणु है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया, नाइट्रोजन के 2 संतुष्ट हो गए। लेकिन अब हाइड्रोजन के यहाँ कितने हो गए, 3 गुना 6 हो गए। कितने हो गए, 3 गुना 6। तो यहाँ पर जो दिया गया 2 है तो यहाँ पे इसके कितने अणु हो जाएंगे, 3 अणु हो जाएंगे। तो 3 गुना 6 यहाँ पे, तो ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है ये हो गया है संतुलित रासायनिक समीकरण आपको प्राप्त हो गया है। तो ये जो दिया है वो कौन समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण, ये आपको प्राप्त हो गया। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे अभिकारक के बारे में बात कर रहे थे। अभिकारक तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ यहाँ पे आप इसे यौगिक भी कर सकते हो, अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो ऊपर अभिक्रिया यहाँ पे लिखी गई है इसमें से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे जैसे ही आप लिखेंगे उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन
कारक। उसके बाद ये जो आपको दिया गया यहाँ पे, ये आपको प्राप्त हो गए क्या, अभिकारक। और उसके बाद आता है उत्पाद। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप या किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ पे उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया में अमोनिया यानी जो दिया गया NH3 क्या है, उत्पाद है। अब इसमें से आपको ये याद रखना होगा, जैसे ये यहाँ पे दिया गया है, ये क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। तो ये हो गए अभिकारक। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया जब आप लिखेंगे तो अभिकारकों को तीर के चिन्ह के पहले लिखा जाता है और उत्पादों को तीर के चिन्ह के बाद लिखा जाता है। यहाँ पर आप नोट के तौर पर इसको लिख सकते हो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को तीर के चिन्ह के पहले तथा उत्पादों को तीर के चिन्ह के बाद लिखा जाता है। अब यहाँ पर ये इतना जो है, अभी तक रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है इसके बारे में आपको बताया गया है, और रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद क्या होते हैं इनके बारे में बताया गया है। उसके बाद समीकरण को यहाँ पे सदैव कैसा लिखा जाता है, संतुलित समीकरण लिखा जाता है। अब यहाँ पे ये जितना भी इसमें से आपको बोर्ड में समझाया गया है उतना आप लोग क्या करोगे, अपनी कॉपी पे इसको नोट कर लोगे। और यहाँ से जो पहले इसके पहले हमने वीडियो में लिया था कि तत्व और उनके प्रतीक तथा यौगिक और उनके अणुसूत्र, उसके बाद से पहला लेसन आप डालेंगे रासायनिक अभिक्रियाएँ और उनके प्रकार, और उसके बाद जो हम यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर लिखते चल रहे हैं वे भी आप लोग क्या करोगे, इस साथ साथ में नोट करते चलोगे। धन्यवाद। बच्चों जय हिंद। बच्चों अब हम यहाँ पे इस अगले वीडियो में यहाँ पे चर्चा करेंगे यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं वे कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको दिया गया है लिखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएँ निम्नलिखित प्रकार की होती है। इनमें से सबसे पहले जो अभिक्रिया आती है वो होती योगात्मक अभिक्रिया।
कौन सी अभिक्रिया? बेटा बहुत पेपर में पूछी जाती है योगात्मक अभिक्रिया। तो इसमें से होती क्या है योगात्मक अभिक्रिया? यानी यहाँ पे जब दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर केवल, या कह सकते हैं पदार्थ भी आप कह सकते हो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ देखो, जब हम पदार्थ के बारे में बात करेंगे तो वो यौगिक के बारे में बात होगी यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे इसमें कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं, केवल एक पदार्थ बनाते हैं उन्हें योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। अब देखो यहाँ पे उदाहरण में, जैसे इसके पहले हमने आपको दो उदाहरण दिए थे, अगर आपको याद हो। एक में हमने लिखा था नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की पारस्परिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अमोनिया का बनना। तो वहाँ पर भी आपको दो पदार्थ दिए गए थे, एक दिया गया था नाइट्रोजन, एक दिया गया था हाइड्रोजन। तो दो पदार्थ हो गए और अभिक्रिया के पश्चात केवल आपको एक पदार्थ प्राप्त हुआ था। यहाँ पे कौन सा प्राप्त हुआ था? अमोनिया प्राप्त हुआ था। दूसरा अगर रासायनिक समीकरण आप देखें तो वहाँ पर आपने देखा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया कराई गई थी तो आपको जल प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे ये जो दोनों अभिक्रियाएँ ऊपर हमने लिखा था, इसके पहले वीडियोज़ में आपको दिया था, उसमें से दोनों अभिक्रियाएँ कैसी अभिक्रियाएँ थी? योगात्मक अभिक्रियाएँ थी। अब जैसे यहाँ पे हम कुछ दूसरे अगर लिखना चाहें, जैसे कार्बन है, कार्बन आप लें और कार्बन को आप हवा में जलाएं, यानी कार्बन की क्रिया आप किससे कराएं? ऑक्सीजन से कराएं, तो आपको क्या प्राप्त होगा? C+O2 = CO2। तो ये जो है कैसे अभिक्रिया हो जाएगी? योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हमने लिखा C+O2 क्या प्राप्त हो गया? आपको CO2 प्राप्त हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे दो पदार्थ यहाँ पे अभिक्रिया में लिए गए हैं, एक अभिक्रिया के पश्चात केवल आपको एक पदार्थ प्राप्त हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को आप कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। ऐसे ही अगर हम दूसरा ले लें, सल्फर को हवा में जलाया जाए, सल्फर का प्रतीक क्या होता है? S, और ऑक्सीजन क्या होता है? O2। जब अभिक्रिया होगी तो आपको क्या प्राप्त होगा? SO2। और यहाँ पर ये जो दोनों दिए गए हैं वे यहाँ पे गैस हैं, तो गैस के प्रतीक के लिए यहाँ पे क्या करते हैं? तीर का चिन्ह ऊपर लगाते हैं। बच्चों एक बात यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाए और तीर का चिन्ह ऊपर की ओर लगा हो, तो ये होता है यहाँ पे गैस का परिचय होता है। ये यहाँ पे क्या निकल रही है? गैस निकल रही है। और अगर यहाँ पे तीर का चिन्ह क्या लगा हुआ है? नीचे की ओर है, तो इसका मतलब होता है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप आपको ये जो अवक्षेप के रूप में पदार्थ जो है वो शेष बच रहा है। अगर यहाँ पे तीर के चिन्ह के ऊपर डेल्टा त्रिभुज बना दिया जाए, इसका मतलब होता है गर्म करना होता है। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? गर्म करने पर। और उसके तत्पश्चात अगर यहाँ पर क्या है कि तीर का चिन्ह आधा एक तरफ लगा है और आधा यहाँ पे एक तरफ लगा है, इस जैसा कि भी हमने यहाँ पे जो इसके पहले उदाहरण नाइट्रोजन वाला लिया था, तो वहाँ पर जो हमने लिया था
तो आपने अगर ध्यान दिया हो हमने इस प्रकार से लिखा था यहाँ पे N2 + 3H2 इक्वल टू हमने लिखा था यहाँ पे 2NH3 लिखा था। तो यहाँ पे आप देखें कि ये तीर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे आधा चिन्ह है एक तरफ और आधा चिन्ह क्या है एक तरफ। तो इसका मतलब है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है वह दोनों ओर से संपन्न होगी। मतलब जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की पाचन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अमोनिया प्राप्त होगा। अब जैसे अमोनिया जो प्राप्त हुआ है इसको हम क्या करें, गर्म करें। तो गर्म करने पर क्या होगा, पुनः ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी क्या होगा, अपघटित हो जाएगा। यानी जो यहाँ पे उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है वह दोनों तरफ, यानी अभिकारक से उत्पाद की और उत्पाद से अभिकारक की दोनों तरफ यहाँ पे ये अभिक्रिया चलती रहती है। इस अभिक्रिया को यहाँ पे कहा जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो ये बेटा आपको यहाँ पे इन संकेतों को यहाँ पे याद करना होगा। जैसे यहाँ पे अगर मान लिया S लिखा हुआ है, S जो होता है वो किसके लिए होता है, ठोस के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पे जलीय विलयन के लिए यहाँ पर A2 लिखा जाता है। अगर किसी पदार्थ में जलीय विलयन प्राप्त हो रहा है या इक्वल जलीय विलयन के लिए यहाँ पर A2 प्रयोग करेंगे। और अगर G लिखा हुआ है तो ये यहाँ पर किसके लिए होगा, गैस के लिए होगा। तो ये भी आपको यहाँ पे इनको कहीं पे नोट कर लेना है। अगर इस प्रकार के कहीं पे संकेत अगर बने हुए हैं तो आप आसानी से आप समझ जाएं। अब जैसे अगर हम यहाँ पे अगला उदाहरण लेना चाहें तो जैसे यहाँ पे जो बिना बुझाऊ चूना होता है, बिना बुझाऊ चूना यानी इसको कहते हैं आप कली का चूना कहते हो। तो कली का चूना का सूत्र होता है CaO, यहाँ पे दिया गया है। और इसमें क्या किया जाए, पानी यानी जल डाला जाए। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। जब यहाँ पे दोनों आपस में संयुक्त होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, चूने का पानी प्राप्त होगा। ये जिसको कहा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने का जो पानी होता है इसका उपयोग विशेष तौर पर घरों में यहाँ पे सफेदी करने में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हो जाएगा जो दिया गया CaOH का होल ट्वाइस और प्लस इस क्रिया में क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा भी क्या होती है, निर्गत होती है। तो यहाँ पे ये जो दिया गया है, यहाँ पे कली का चूना और यहाँ पर ये क्या है, जल, या कहेंगे बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। और ये यहाँ पर क्या दिया गया आपको, जल दिया गया है। और ये आपको यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, चूने का पानी यहाँ पे आपको प्राप्त हो गया है। तो ये जो यहाँ पे कुछ इस अभिक्रिया के 3 उदाहरण यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ऐसे ही अगर हम जो आपके कोर्स में बहुत ज़्यादा हैं उनमें से अगर मान लें एक उदाहरण यहाँ पे हम और लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे ये जो एथिलीन गैस होती है, यहाँ पे इसमें 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो आपको क्या प्राप्त होता है, एथेन प्राप्त होता है। यानी एथिलीन, एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। और उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन का जो और सूत्र क्या होता है, H2O। यहाँ पे जो उत्प्रेरक दिया गया है वो कौन सा उत्प्रेरक दिया गया है, निकिल उत्प्रेरक दिया गया है। और इसमें से ताप जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 300 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। यहाँ पर आपको क्या होगा, कौन सी गैस प्राप्त होगी, एथेन गैस प्राप्त होगी। ये भी यहाँ पे योगात्मक अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम एसिटिलीन लें, एसिटिलीन की विक्रिया हम यहाँ पे निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराएं तो हमें क्या प्राप्त हो, एथिलीन प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो हमने यहाँ पे 4 उदाहरण लिखे हैं, इन चारों उदाहरणों में से आप देखें जो भी यहाँ पे अभिक्रियाएँ दी गई हैं उनमें से 2 पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के पश्चात
केवल आपको एक पदार्थ प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये जो चारों उदाहरण हैं वो यहाँ पे किस अभिक्रिया के उदाहरण है? योगात्मक अभिक्रिया के उदाहरण है। तो बच्चों ये हमारी समझ से आपकी समझ में पूर्ण रूप से आ गई होगी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बच्चों इनको भी क्या करना है, आपको अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है। धन्यवाद। हाँ, अब बच्चों जय हिंद। अब इसके बाद हम यहाँ पे रासायनिक समीकरण के बारे में लिखेंगे। तो अभी आपने बताया था कि अभिक्रिया के अभिकारकों और उत्पादों के नाम लिखने के स्थान पर रासायनिक सूत्र लिखने से जो समीकरण प्राप्त होता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग क्या डालेंगे? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। यहाँ पे अभी हमने आपको बताया उत्पादों के बारे में, अभिकारकों के बारे में। तो इसमें होगा कि अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद, अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद के स्थान पर उनके अणुसूत्र लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि अभी हमने उदाहरण लिया था नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की पारस्परिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अमोनिया का बनना आपको बताया था। तो उसमें से नाइट्रोजन जो होता है उसका सूत्र क्या होता है? N2। उसके बाद हाइड्रोजन जो होता है उसका सूत्र होता है H2। जब इनकी पारस्परिक अभिक्रिया कराई गई थी तो अमोनिया बना था। अब यहाँ पे ये रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो समीकरण होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी यौगिक या तत्व दिए होते हैं उनके दोनों तरफ जो परमाणु हैं वे समान होते हैं, तो उस समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक समीकरण में तीर के चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग क्या होगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें आप क्या बताया गया है कि वे अभिक्रियाएं यहाँ पे यानी जब किसी रासायनिक समीकरण में तीर के चिन्ह के पहले और बाद में तत्वों के परमाणुओं की
संख्याएं समान होती हैं तो वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। और बच्चों यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान देना कि बोर्ड परीक्षा में जो यहाँ पे जैसे कि हमने पिछले वीडियोज में आपको बताए थे कि खंड का होता भौतिक विज्ञान का उससे 25 अंक के क्वेश्चन आते हैं, जो खंड का होता रसायन विज्ञान का उससे 20 अंक के क्वेश्चन आते हैं, और जो खंड का होता है जीव विज्ञान का उससे भी 25 अंक के क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार आपके 70 अंक पूर्ण होते हैं। तो ये जो 20 अंक हैं इनमें से कभी कभी क्या होता है कि आपको असंतुलित रासायनिक समीकरण दे दिए जाते हैं और बाद में उनको क्या करना होता है, आपको संतुलित करना होता है। जैसे यहाँ पे ध्यान दें, हम बहुत ही सरल यहाँ पे उदाहरण ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन दिया गया है और क्लोरीन दिया गया है, इन दोनों की पारस्परिक अभिक्रिया के फलस्वरूप HCl आपको प्राप्त होता है। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो आपको रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे दी गई है उसमें से जो अभिकारक दिए गए हैं, तो अभिकारक में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और क्लोरीन के भी 2 परमाणु हैं, लेकिन जो आपको उत्पाद प्राप्त हुए हैं इसमें से हाइड्रोजन का 1 परमाणु है और क्लोरीन का भी क्या है, 1 परमाणु है। इसलिए इसे आप कहेंगे ये जो समीकरण है वो क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ये आपको दिया गया है। अब यहाँ पर इसको संतुलित करने की कई विधियाँ हैं, लेकिन हम यहाँ पे अनुमान विधि का प्रयोग कर रहे हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे ये हमें दिया गया है, हमने लिखा H2 + Cl2 = HCl। ये यहाँ पे हमने इसको क्या किया, नोट कर लिया। अब इसमें देखें कि जो हमें अभिकारक दिए गए हैं इसमें से हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 2 हैं, और इधर कितने दिए गए हैं, 1 दिए गए हैं। इधर कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो 2 से हमने इसमें क्या किया, यहाँ पे आगे अणु में यहाँ पे 2 कर दिया। अब इसी प्रकार क्लोरीन के भी यहाँ पे 2 हैं अभिकारक में, उत्पाद में कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये जो समीकरण है वो कैसा समीकरण प्राप्त होगा, यहाँ पे कहलाएगा, और ये समीकरण हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। और जब कभी भी यहाँ पे कोई भी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया आप लिखेंगे तो उसमें से आपको याद रखना होगा कि सदैव आपको समीकरण को संतुलित ही करके लिखना होगा, नहीं तो ये आपका प्रश्न गलत माना जाएगा। अगर यहाँ पे समीकरण संतुलित नहीं है तो वो यहाँ पे काट दिया जाएगा और आपको जो मिलने वाले अंक हैं वे आपको यहाँ पे उतने अंक इसमें से नहीं मिल पाएंगे। अब जैसे दूसरा उदाहरण ले लें, जैसे आपको मालूम है कि जब यहाँ पे दूसरा उदाहरण जैसे हमने लिया, यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन दिया गया है और यहाँ पे क्या दिया, ऑक्सीजन दिया गया है। तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पारस्परिक अभिक्रिया से क्या बनता है, जल बनता है। तो ये यहाँ पे जल हो गया। और अगर इसी को हम लिखें, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखें, यहाँ पे हम क्या करें, ऑक्सीजन लिखें और यहाँ पर जल लिखें, तो वो जो समीकरण प्राप्त होगा उसे हम कंकाली समीकरण कहेंगे। अब इसमें भी आप देखें, जो हमें अभिकारक दिए गए हैं इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इसमें भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु दिए गए हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन के यहाँ पे अभिकारक में 2 परमाणु हैं, यहाँ पर कितना है, 1 ही परमाणु है। इसलिए ये जो समीकरण है वो क्या है, असंतुलित है। असंतुलित रासायनिक समीकरण ये आपको दिया गया है। अब इसको संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसे आपने लिखा H2 + O2 = H2 को आपने लिखा। अब यहाँ देखो, सबसे पहले हम क्या करें, ऑक्सीजन के परमाणुओं को संतुलित कर लें। इधर यहाँ पे अभिकारक में यानी अभिक्रिया के पूर्व जो दिया गया है 2 परमाणु हैं, अभिक्रिया के पश्चात कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु है। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 से यहाँ पे अणु संख्या 2 कर दी, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु यहाँ बराबर हो गए, नहीं बराबर हो गए।
अब जब हमने ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बराबर हो गए, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन के पहले से 2 थे, अब उनकी जगह कितने हो गए, 2 दूना 4 हो गए हैं। और यहाँ पर जो आपको अभिक्रिया में दिया गया है, यहाँ कितने लिखे हुए हैं, 2 ही लिखे हैं, तो यहाँ पर कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर 2 से क्या किया, गुणा कर दिया गया, या इसके 2 अनुकर दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमें कितने हो गए, 2 दूना 4, इधर कितने हो गए, 2 दूना 4 परमाणु हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। इस प्रकार से ये जो हमें प्राप्त हुआ है वो कैसा समीकरण है, संतुलित समीकरण है। इस प्रकार से बच्चों आपको समीकरणों को संतुलित करना आना चाहिए। अब इसके बाद का जो अगला वीडियो होगा उसमें से हम चर्चा करेंगे यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, और साथ में वे कितने प्रकार की होती हैं। धन्यवाद।